And welcome to Wings Quran. How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So guys, this is lecture number 8 I guess. और ये हमारा practice set number भी it is lecture number 6 yes and practice set number 6 है ये हमारा ठीक है. So let's start with the first question. The first question for today is ordinance making power of the president is mentioned under which article? Is it 123, 125, 122 और 130? आई एम श्योर आप में से बहुतों को पता होगा कि इसका आंसर क्या है, बट इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है. ऑर्डिनेंस का ओ होता है ना, तो 0, 1, 2, 3. सो द आंसर इज आर्टिकल 123. राइट सबसे पहली चीज, ऑर्डिनेंस की जो पावर होती है वो किसको बनाने के पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है. एंड व्हाट इज ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस आर बेसिकली टेम्पररी लॉज. राइट ये टेम्पररी लॉज होते हैं जो प्रेसिडेंट बनाते हैं व्हेन द हाउसेज आर नॉट इन सेशन. right when both the houses are not in session, or if one house is not in session. why? क्योंकि कोई भी बिल को लॉ बनने के लिए इट हैज़ टू पास फ्रॉम बोथ द हाउसेस. राइट इसीलिए जब दोनों या दोनों में से कोई भी एक हाउस सेशन में ना हो तो हम बोलते हैं कि इट इज अ टेम्पररी लॉ विच इज द ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट बनाते हैं. राइट नाउ क्या ये ऑर्डिनेंस टेम्पररी ही होते हैं? यस जब बनते हैं तो टेम्पररी होते हैं, बट ऑफ कोर्स अगर ये दोनों हाउसेस से पास हो जाए तो दीज टेम्पररी लॉज कैन बिकम परमानेंट लॉज एज वेल. फाइन. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि क्या है, किसके पास कौन सा आर्टिकल है? द आर्टिकल इज 123. चलो next question is the Supreme Court of India was inaugurated on 26th of January 1950, 28th of January 1950, 26th of January 1947 और 26th of January 1949. तो याद रखना इसका आंसर है 28th of January 1950. ठीक है. सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपके 28 जनवरी 1950 को इनॉग्रेट हुआ था. और बेसिकली अगर हम बात करें ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो बेसिकली इट वाज द फेडरल कोर्ट जिसको आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है सुप्रीम कोर्ट में तब्दील कर दिया गया. फेडरल कोर्ट कब बना था? आपके 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बना था आपका फेडरल कोर्ट. एंड दिस फेडरल कोर्ट टुक द शेप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच इज राइट नाउ इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया. अपेक्स कोर्ट का मतलब टॉप कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट टुक द शेप ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड दिस इज द अपेक्स कोर्ट, मतलब द हाईएस्ट जो आपके हाईएस्ट कोर्ट है आपका. तो याद रखना इनिशियली 1947 से पहले जो हमारे यहाँ पे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील या हाईएस्ट अपेक्स इंडियन कोर्ट होता था, इट वाज द प्राइवरी काउंसिल. इसी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिप्लेस किया था. ठीक है. ओके. Next, the Advocate General of the state is appointed by who? President of India, Chief Minister of the state, Governor of the state, Prime Minister of India. Now, सबसे पहले तो ओके देखो इस क्वेश्चन में ना आप गलती कर सकते हो. और गलती क्या करोगे? आप जल्दबाजी में ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मार्क करके आ जाओगे. या तो जल्दबाजी में करके आ जाओगे या तो थोड़ा प्रेशर की वजह से आप गलत करके आओगे. लेकिन ध्यान रखना हम एडवोकेट जनरल की बात कर रहे हैं. एक होता है एडवोकेट जनरल और एक होते हैं अटॉर्नी जनरल. राइट दे बोथ आर डिफरेंट. राइट एडवोकेट जनरल क्या होते हैं? ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट. एंड सिमिलरली जब हम कंट्री की बात करें तो इट इज द अटॉर्नी जनरल. राइट सो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट और एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट. राइट कौन कौन से आर्टिकल हैं तो ये भी देख लेते हैं. एडवोकेट जनरल जो है वो आर्टिकल 165 के साथ डील करते हैं और अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के साथ जो है वो डील करते हैं. ठीक है. सो याद रखिएगा एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल. Advocate General, highest law officer of the state, and he is the country. 165 and 76. So, Attorney General, President, and Advocate General, Governor of the state.
Okay, next. Which type of tree shed their leaves once in a year? Right? Is it coniferous? Is it deciduous? Is it evergreen or none of the above? देखो पहली बात तो it's a simple question. Why it's a simple question? कि देखो evergreen forest मतलब जो throughout the year जो है वो evergreen रहते हैं. Right? For example, the tropical rain forests. राइट कहाँ पे हैं? वेस्टर्न घाट्स में है आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन में है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, राइट. वहीं पे अगर हम कॉनिफेरियस की बात करें, सो दीज आर बेसिकली कोन शेप्ड, ऐसे वाले, राइट, कॉनिफेरियस, राइट, ये ऐसे वाले होते हैं. तो ये मोस्टली आपके माउंटेनियस इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पे स्नो गिरे तो दे कैन शेड द स्नो, राइट. ऑन द अदर हैंड डेसीडियस ट्रीज वो होते हैं जो साल में एक बारी अपने लीव्स को शेड करते हैं. जैसे अगर हम बात करें तो आपका टीक, साल, तेंदू, शीशम, राइट, महुआ. दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ योर डेसीडियस ट्रीज. जो डेसीडियस है ना, डेसीडियस का मतलब ही वही होता है जो शेड करता है. जैसे आपके जो वाइट टीथ होते हैं ना, वाइट टीथ, अच्छा वाइट टीथ मतलब मिल्क टीथ, राइट, मिल्क टीथ होते हैं ना जो शेड करते हैं, हमारे बच्चों में होते हैं, जो पहले दूसरे दांत होते हैं, जब टूट जाते हैं फिर परमानेंट दांत आते हैं, फिर वो नहीं टूटते, राइट. इन मिल्क टीथ को हम डेसीडियस टीथ भी कहते हैं क्योंकि दे शेड. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन. What does ITCZ stands for? Is it Intertropical Center Zone? Is it Intertropical Converter Zone? Is it Intertropical Convergence Zone? Or is it Interterrestrial Convergence Zone? सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, दिस क्वेश्चन इज ज्योग्राफी, राइट. और ज्योग्राफी में कौन सा पार्ट है? आपके मॉनसून जो है ना आपके, उसमें ITCZ का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ITCZ बेसिकली एक इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, राइट. कन्वर्जेंस मतलब यहाँ पे जो आपका विंड्स होती हैं ना वो कन्वर्ज होती हैं, राइट. डाइवर्जिंग सिस्टम में अलग होती हैं, कन्वर्जिंग में ऐसे आती हैं, राइट. और इसी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट की वजह से आपके मॉनसून्स जो हैं वो इंडिया में आते हैं, राइट. मतलब दिस इज़ नॉट द ओनली पॉइंट बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से मॉनसून्स इंडिया में आते हैं, राइट. तो याद रखना, ITCZ स्टैंड्स फॉर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. ठीक है. Okay, next. The largest producer of coffee in the world. Is it Canada, Argentina, Mexico or Brazil? सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है कॉफ़ी का, अभी हाल ही में 2023 के आंकड़े जो हैं वो सामने आए हैं, और अगर उसके देखा जाए तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इज़ योर ब्राज़ील, ठीक है, फॉलोड बाय वियतनाम, राइट. इंडिया की बात करें, इंडिया आपके टॉप 5 में नहीं आता है, राइट. एक और चीज़, अगर हम बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया में जो स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी है दैट इज़ कर्नाटका, राइट, TAKA, राइट. सो कर्नाटका इन केस ऑफ स्टेट इट इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया. और अगर हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी की बात करें इन द वर्ल्ड, इट इज़ ब्राज़ील. ठीक है, चलो. 7th, गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट. ये क्वेश्चन तो नहीं, बट हमने पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने, हमको पूछा गया था ना रेवोल्यूशन के बारे में. मुझे याद नहीं है किस रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था, शायद आपका येलो रेवोल्यूशन था या पता नहीं कौन सा रेवोल्यूशन था जिसके बारे में पूछा गया था, और मैंने उसी में आपको बताया था 5-6 और रेवोल्यूशंस के बारे में जिसमें गोल्डन रेवोल्यूशन भी हमने किया था, राइट. तो इसका आंसर क्या है? फिशरीज, जूट, पल्सेस, हॉर्टिकल्चर और हनी. सो द आंसर इज हॉर्टिकल्चर एंड हनी. ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा. फाइन. 8th, which ministry has implemented the scheme FAME, राइट. सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि फेम का मतलब क्या है. सो फेम बेसिकली स्टैंड्स फॉर फास्टर अडॉप्शन of faster adoption of just a second, faster adoption and
faster adoption, I'm so sorry, and manufacturing of hybrid and इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट. सो ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो आपको याद रखनी है. याद क्यों रखनी है? बिकॉज ये आपका बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूज़ में रहा है, तो इसको आप याद रखिएगा, राइट. ठीक है. नाउ दिस इज बेसिकली इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. ये हैवी इंडस्ट्रीज की जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर आता है. और बेसिकली ना जो ये फेम है ना, फेम, ये 2015 में लॉन्च हुई थी ये वाली स्कीम. इसके 2 फेजेस है, फेज़ 1, फेज़ 2, राइट. अभी जो है फेज़ चल रहा है और 2023 के बजट में इसको और लंबे टाइम के लिए जो है वो एक्सटेंड किया गया, इसलिए फेम स्कीम हैज़ बीन इन न्यूज़, तो याद रखिएगा. और अगर हम बात करें इस स्कीम का, सो दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ अ मिशन, राइट. एक मिशन है जिसका ये पार्ट है. व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन? द नेम ऑफ द मिशन इज नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, राइट. इस मिशन का ये पार्ट है. इस मिशन के अंडर दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड, राइट. सो ये किसके बारे में है? ये ई व्हीकल्स को प्रमोट करता है, ई रिक्शास को प्रमोट करता है, ई बसेस को प्रमोट करता है, और इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड, राइट. हाइब्रिड होता है जो एक से ज़्यादा फ्यूल, ऑब्वियसली रेन्यूएबल सोर्सेज से बना हो. ठीक है. सो इसको याद रखिएगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. चलो, विच स्टेट हैज लॉन्च द योजना लाडली बहना योजना. सो दिस इज बेस. अच्छा, पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं. गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और गोवा. तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश, राइट. अभी हाल ही में कोई जनवरी के महीने में ही ना ये वाली जो योजना है वो लॉन्च हुई थी, राइट. एंड मध्य प्रदेश ने इस योजना को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना इज द एक्चुअल नेम. और इसमें बेसिकली जो पुअर सिस्टर्स है ना of all classes, right, will get money. How much money? This in January जब इसका न्यूज़ आया था तब 1,000 रुपया था पर मंथ, राइट. अब इसको बढ़ाकर 3,000 रुपये पर मंथ कर दिया गया है, राइट. सो आपको अगर पैसा पूछे जाए और पूछा जाए कि जब योजना बनी थी तब कितना एलोकेशन था, तब 1,000 रुपये पर मंथ था. और अगर हम अभी की बात करें तो ये 3,000 रुपये पर मंथ है. और अब मैरिड विमेन पहले 23 की एज से जो ज़्यादा थी, वो जो 23 एंड अबव थी, उनको लिया गया था इन दिस योजना. बट अब वो एज को भी ना 23 से घटा के 21 साल कर दी गई है मैरिड विमेन्स के लिए. फाइन. तो याद रखिएगा, इट इज़ बेसिकली टू प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ इनकम or a source of money for the poor sisters. Sisters means girls, right? Next question is, which state is first to use robotic manhole cleaners? बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला. देखो, सबसे पहले तो रोबोटिक मैन होल क्लीनर का मतलब क्या है? दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू योर मैनुअल स्कैवेंजिंग. मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है ना, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स क्यों है? एक तो हेल्थ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स, राइट. और दूसरा मतलब ह्यूमन राइट्स भी आप कह सकते हो, ह्यूमन डिग्निटी आप कह सकते हो, राइट. मैनुअल स्कैवेंजिंग हो गया जिसमें लोग जो है वो गटर वगैरह में घुसकर जो है साफ सफाई करते हैं. दैट इज़ मैनुअल स्कैवेंजिंग, राइट. आपने भी कभी ना कभी तो देखा ही होगा. आई स्टिल रिमेंबर एक बार आई वॉज गोइंग टू दिल्ली और रास्ते में एक स्टेशन आया था और वहाँ पे इतनी बड़ी जगह पे कुछ सफाई हो रही थी. एंड देयर वाज अ मैन जो बीचों बीच उसमें जाकर ही वाज क्लीनिंग इट. सो इट इज़ रियली डिस्टर्बिंग टू सी कि ऑब्वियसली फॉर सोर्स ऑफ इनकम पीपल मतलब हैव टू गो थ्रू इट. तो चलो, दिस इज़ मैनुअल स्कैवेंजिंग. और इसी मैनुअल स्कैवेंजिंग को इरेडिकेट करने के लिए केरला गवर्नमेंट जो है वो पहला रोबोटिक मैन होल क्लीनर जो है वो लेकर आई है. एंड केरला इज़ द फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है. और सीवेज को ऑब्वियसली साफ वगैरह करने के लिए नाम क्या है उस रोबोटिक मैन होल का? इट इज़ बांदीकूट. BANDI, बांडी
COOT, right? And it is to eradicate manual scavenging. Now, next question. Question number 11. Where was the Science Literature Festival Vidyamika organized in 2023? Right? Was it New Delhi? Was it Jaipur? Was it Chennai? और was it भोपाल? तो याद रखना ये जो 2023 का जो साइंस लिटरेचर फेस्टिवल था, इट वॉज बेसिकली योर 8th एडिशन और ये आपके भोपाल में हुआ. ठीक है, इसको याद रखना. और इसमें बेसिकली क्या चीज़ को शोकेस किया गया था? इसमें बेसिकली बताया गया था अबाउट द फ्रूट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. राइट, फ्रूट का मतलब संतरे केले की बात नहीं हो रही. फ्रूट का मतलब हो गया कि व्हाट हैज साइंस एंड टेक्नोलॉजी गिवन टू ह्यूमंस. राइट, सो इस वर्ल्ड को साइंस एंड टेक ने क्या क्या चीज़ें इट हैज़ गिवन कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द ग्रोथ, उस चीज़ को शोकेस किया गया. और यहाँ पर ना प्राइमरीली फोकस किया गया था स्टेम के ऊपर. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज स्टेम? इट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. ठीक है, ये यूनियन बजट में भी इसके बारे में बात हुई थी कि स्टेम को प्रमोट करना पड़ेगा. यू हैव टू प्रमोट साइंस, टेक, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. ठीक है, और अगर हम बात करें कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इसमें थी, तो याद रखना इसमें जो मिनिस्ट्रीज थी, इट वाज Ministry of Earth Sciences, right? It was Ministry of Science and Tech, and it was Vijayana Bharati, right? So these are the two ministries, and this obviously जो है भोपाल गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व थी. सो मिनिस्ट्रीज़ के नाम भी आप याद रखना, और भोपाल में हुआ है. ठीक है, और क्योंकि ये स्टेम के साथ रिलेटेड है, सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर. फाइन, चलो नेक्स्ट. ओके, सो ड्यूरिंग हुज टाइम पीरियड मंगोलियन इन्वेडर जुल्जू इन्वेडेड कश्मीर? सबसे पहले देखो जुल्जू की बात हुई है, राइट? सो ही इज़ एन इन्वेडर. कभी कभी पूछते हैं विच अमंग द फॉलोइंग, अगर आपको इन्वेडर का नाम दिए और पूछ लेंगे फ्रेंच है, चाइनीज़ है, तिब्बतियन है, मंगोलियन है, क्या थे, तो याद रखना मंगोलियन थे. राइट, किसके टाइम पीरियड में आए थे? दुर्लभवर्धन, सुहादेव, आदित्य या सुरा? तो याद रखना इट वॉज सुहादेव. राइट, सो जुल्जू जो है वो कम से कम भी 8 से 9 महीने तक यहाँ पे रुका था. और दी ओनली डिस्ट्रिक्ट, और सुहादेव जो है वो वहाँ से चले गए थे, भाग गए थे, बिकॉज जुल्जू जो है वो ही वॉज अनस्टॉपेबल दैट टाइम. राइट, सो सुहादेव रैन अवे, एंड देन दी ओनली डिस्ट्रिक्ट विच प्रोटेक्टेड इटसेल्फ वॉज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लार. डिस्ट्रिक्ट ऑफ लार, जिनको नहीं पता है दे कैन गो टू द प्ले लिस्ट, और मेरे JNK हिस्ट्री के लेक्चर्स देखिए. 2 लेक्चर्स हैं, एक पुराने लेक्चर्स हैं और एक मैंने क्लासरूम लेक्चर्स भी मेरे आए थे. क्लासरूम लेक्चर्स को देखिए, उसमें बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है. ठीक है, सो डिस्ट्रिक्ट ऑफ लार जो है इट वॉज द ओनली डिस्ट्रिक्ट विच वॉज सेफ. राइट, नाउ इसके अलावा फिर इसी लार डिस्ट्रिक्ट से ही आपके रिंचिन आएंगे. राइट, रिंचिन आएंगे, एंड देन ही विल बिकम द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑल्सो. राइट, सो इसी के साथ जो है वो कहानी शुरू होती है. ठीक है, सो द आंसर इज सुहादेव. नेक्स्ट, द लास्ट किंग ऑफ द सिख डायनेस्टी वॉज रंजीत सिंह, खड़क सिंह, दुलीप सिंह और शेर सिंह. तो याद रखना इट वॉज दुलीप सिंह, एंड दुलीप सिंह वॉज वेरी यंग जब इनको यहाँ से निकाल दिया गया था. और अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर से तो सिख रूल मतलब कब 1846 में ही ख़त्म हो गया था. राइट, और अगर हम बात करें पंजाब वाला रीजन, पंजाब को भी कब टेक ओवर किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स? इट वाज टेकन ओवर इन 1848. राइट, और 49 में जो है वो ट्रीटी भी साइन हो गई थी आफ्टर द सेकंड एंग्लो सिख वॉर. ठीक है, फर्स्ट एंग्लो में जम्मू एंड कश्मीर का हिस्ट्री है, और सेकंड एंग्लो वॉर में आपका पंजाब के साथ रिलेटेड है. ठीक है, सो द आंसर इज दुलीप सिंह. ठीक है, 14th, name the tourist spot where the famous trek of Shankpal starts. Is it Patni Top? Is it Sanasar? Is it Mansar? Or is it Devpindi? So याद रखिएगा the answer is Sanasar. Right? And मैंने ये शंखपाल का ट्रैक किया भी हुआ है, so आसान था, मतलब मेरे को तो आसान लगा. So it is Sanasar. ठीक है, इसको याद रखिएगा. Nothing very special to tell about it. It is just a memory based MCQ. Next is Pongal,
Jallikattu festival belongs to which state? Very important. Jallikattu has been in news ever since 2014, 2014, फिर 2018 और 18 से लेके अभी तक, क्योंकि जजमेंट नहीं आया है किस चीज़ के साथ रिलेटेड, आई टेल यू जस्ट नाउ, तभी से जो है वो जलीकट्टू हैज़ बीन इन न्यूज़, ठीक है। सो किसके साथ रिलेटेड है? इज इट तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका? तो याद रखना जलीकट्टू इज रिलेटेड टू योर तमिलनाडु, राइट। सो बेसिकली सो जो आपका जलीकट्टू है ना, इट इज़ बेसिकली इट इज़ बुल टेमिंग, ठीक है। टेम करना क्या होता है? किसी को जैसे घोड़ों को टेम किया जाता है ना, राइट, जैसे ट्रेनिंग करना एक तरीके का। सो टेनिंग से ट्रेनिंग याद रखो। सो जलीकट्टू में बुल टेनिंग होता है, मतलब बुल को अपने कंट्रोल में लाना होता है, और बुल के जो सींग होता है ना उसमें बांधा होता है उन्होंने, क्वाइन होता है या कपड़ा बांधा होता है, एंड दैट हैड टू बी टेकन ऑफ, राइट। सो 2014 में इसको बैन किया गया था। एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है उसका जजमेंट आया था, उसमें बैन किया गया। फिर 2018 में वापस इसके ऊपर चर्चा में आने लगा, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन द डिसीजन विच इज़ स्टिल पेंडिंग। अभी डिसीजन लिया नहीं है, बट अब डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रहेगा। एंड सिंस इट इज़ रिलेटेड टू एनिमल, रिलेटेड टू बुल टेमिंग, और इससे ह्यूमन लाइफ को भी बहुत खतरा होता है, क्योंकि मैनी पीपल गेट इंजर्ड ड्यूरिंग दिस होल फेस्टिवल, राइट। सो इसलिए जलीकट्टू जो है वो बहुत न्यूज़ में रहता है, राइट। सो याद रखना इट इज़ रिलेटेड टू योर तमिलनाडु, फाइन। और पोंगल की अगर हम बात करें, ये बेसिकली तमिल ओहो इट इज़ क्या हो गया, तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल है, राइट। चलो next is consider the following statements. Number 1, the notable British technique called the doctrine of lapse was first perpetrated by Lord Dalhousie. Satara, Nagpur, Jhansi was annexed under the doctrine of lapse. Which of the following statements given is or are correct? सो सबसे पहले तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। डी से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डी से लॉर्ड डलहौजी, आप याद रखिएगा, ठीक है। सो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था? बेसिकली इसमें कहा गया था कि अगर आपका कोई भी अपना बच्चा नहीं है, और आप जो राजा है वो अपने बाद कोई भी अपना फॉस्टर चाइल्ड या फिर एडॉप्टेड चाइल्ड उसको जो है अपनी गद्दी सौंप के नहीं जा सकता। दिस वॉज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राइट। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है वो रेलवेज़ भी इंट्रोड्यूस की गई हैं। 1853 में आई थी रेलवेज़ आपकी, राइट। इसके अलावा टेलीग्राम जो अभी हम यूज़ करते हैं वो नहीं, पुराने टाइम का टेलीग्राम जो 2018 में इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन बंद हो गया। नो 18 में नहीं, 2017 में शायद बंद हो गया था। अब इसको एक बार चेक कर लेना, बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था इसको, ठीक है। सो टेलीग्राम जो है अब ये पोस्टल सर्विस बंद हो चुकी है, लेकिन टेलीग्राम को लाने वाले भी लॉर्ड डलहौजी ही थे, right? Now, सतारा, नागपुर, झांसी were annexed due to doctrine of lapse. Yes, because नागपुर में आपके जो ये थे अपने सतारा और नागपुर की अगर हम बात करें तो आपका जो मराठास थे यहाँ पे, उनको भी बिकॉज बाजीराव दी सेकंड के कोई भी वो नहीं थे, क्या बोलते हैं उसको, अपने बच्चे नहीं थे, ही वॉज अ फॉस्टर चाइल्ड, तो उनको नाना साहिब को भी वहाँ से जो है अलाउ नहीं किया गया। और झांसी से तो हमको पता ही है वीरंगना रानी लक्ष्मीबाई, सो उनको भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते ही जो है अपना झांसी, अपना नागपुर एंड अपना सतारा जो है वो छोड़ना पड़ा था, राइट। सो स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी, और बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Okay, 17. Which of the following acts is also known as the Saint Helena Act? Is it the Regulating Act of 1773? Is it the Pitt's India Act of 1784? Is it the Government of India Act 1958? Or is it the Charter Act of 1833? तो याद रखना it is basically the Charter Act of 1833. Now basically इसको Saint Helena इसीलिए बोलते हैं because this was name of an island, right? और उसी को ही, उसी का कंट्रोल जो है वो लिया गया था बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, इसीलिए इसको सेंट हेलिना एक्ट भी कहते हैं, राइट। सम मोर पॉइंट्स अबाउट 1833 एक्ट विच यू नीड टू रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंटली, सिंस इट इज़ अ चार्टर एक्ट। चार्टर मतलब कोई इजाज़त दी गई है,
टाइम बढ़ाया गया है कंपनी के लिए, राइट। तो यहाँ पर कंपनी को अगले 20 साल का चार्टर जो है वो एक्सटेंड या फिर रिन्यू किया गया था, राइट। पॉइंट वन। इसके अलावा ये आपको पता होगा कि 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। फिर उसके बाद 1833 में द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, राइट। एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एंड द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ये दोनों आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आपसे, ठीक है। और देखो, अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि शायद आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हो, और मे बी फिर वीडियो बनाने में फिर मेरा भी इंटरेस्ट चला जाएगा। सो गाइज प्लीज़ प्रोएक्टिव अप्रोच रखो, आंसर द क्वेश्चंस एंड ठीक है, मज़ा आएगा ऐसे पढ़ने का। फाइन। नाउ इसी के साथ 1833 में आपका जो है इंडियन लॉ कमीशन भी आया था, राइट, मैकले, राइट। सो इसलिए 1833 इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू लीव द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हम लोग पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। 5 कंट्रीज इसके साथ रिलेटेड हैं, राइट, पढ़ लीजिएगा, राइट। नाउ इंडिया ऑल्सो इन्विजन्स कि हम भी अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे, ठीक है। स्पेस स्टेशन होता क्या है वो भी हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 2024 में कौन सी कंट्री ने इसको लीव करने के बारे में डिसाइड किया है। सो इज इट जापान, रशिया, कनाडा और इजिप्ट, सॉरी इंग्लैंड, और इट इज़ रशिया, राइट। सो रशिया जो है बेसिकली पूरा प्लान कर चुकी है, क्योंकि इनके नए चीफ आए हैं और उन्होंने ही यूवी हैं या यूरी है, ऐसी कुछ नाम है उनका, जिन्होंने कहा है कि हम 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो है वो ऑप्ट आउट कर देंगे, राइट। 5 मोर कंट्रीज भी हैं, तो अब सिर्फ 4 रह जाएंगी, राइट। इसी के साथ रशिया जो है नाउ इट वांट्स टू फोकस ऑन बिल्डिंग इट्स ओन ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट, ठीक है। सो अब ये अपने पे फोकस करने वाले, एंड सो इज इंडिया फोकसिंग, एंड सो इज चाइना ऑल्सो फोकसिंग, राइट। सो इसको याद रखिएगा। चलो 19th, what is the new name of the monkeypox as recommended by the World Health Organization? Is it mpox, Movid, H1N1 और MON 52? देखो, H1N1 तो है नहीं है, तो इसको तो पहले ही काट दो, ये आपको पता ही किसी और चीज़ का नाम है, राइट। अब देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ना बहुत क्लियरली बोला कि किसी बीमारी को मंकी पॉक्स बोलना इज बेसिकली रेशियल, इट इज़ ऑफ रेशियल कंसर्न, राइट। सो इसीलिए मंकी पॉक्स का नाम बदल के अब एमपॉक्स कर दिया गया है, ठीक है। सो 2024 से जितना भी मंकी पॉक्स के साथ रिलेटेड जो चीज़ें आएंगी, दैट आर गोइंग टू बी नॉट 2024, बेसिकली 2023 से ही हो चुका है। सो अब जो भी आएंगी इट इज़ गोइंग टू बी एमपॉक्स फॉर मंकी वायरस। अगर मैं मंकी वायरस की बात करूँ ना, सो मंकी वायरस इज़ बेसिकली अ वायरल जूनोटिक डिजीज़। What is it? Zoonotic disease. What is a zoonotic disease? याद रखना, zoonotic disease वो डिजीज होती है जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। जैसे COVID-19 था, वो ना ह्यूमन टू एनिमल्स होता था और ना ही एनिमल्स टू ह्यूमन होता था। अब आप बोलेंगे कि मैम एनिमल में तो था ही नहीं। ऐसी बहुत सी न्यूज़ आई थी जब बताया गया था कि टाइगर्स को भी हुआ है, और ऐसी शिकायतें आई थी, राइट। सो ये बेसिकली आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि वो डिजीजेस जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाए और फिर ह्यूमन टू नेक्स्ट इन्फेक्टेड ह्यूमन से नेक्स्ट ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज अ जूनोटिक डिजीज। सो ऑल डिजीजेस जो एनिमल टू ह्यूमन हो, दे आर कॉल्ड एज जूनोटिक डिजीजेस। और जो मंकी पॉक्स है, ये एनिमल टू ह्यूमन और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट होता है, राइट। एंड कौन कौन से इसके वेक्टर्स हैं? वेक्टर्स मतलब किन किन मीडियम्स के थ्रू हो जाता है ये। सो जैसे कि नाम है मंकी पॉक्स, तो ऑब्वियसली मंकी बिकम्स वन ऑफ द की वेक्टर। इसके अलावा रोडेंट्स का मतलब हो गया रैट्स, स्क्विरल,
राइट। हाँ, रैट, स्क्विरल, एप्स, चिपैंजीज, राइट, इनसे जो है मंकी पॉक्स जो है वो फैल सकता है। पहला केस अगर हम बात करें ना मंकी पॉक्स का, तो फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स वाज एक्चुअली रिकॉर्डेड एट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, राइट, बैक व्हेन 1958 में। और ये जो फर्स्ट केस था ना, इट वाज नॉट ह्यूमन केस, इट वाज इन अ मंकी, इसीलिए इसको मंकी पॉक्स कहते हैं, राइट। तो पहला केस जो है, जो पहली शिकायत थी, वो एक मंकी में जो है वो देखी गई थी 1958 में, इसीलिए इसको मंकी पॉक्स कहते हैं। और अगर हम बात करें ह्यूमंस में, तो वो 1960-70 में कहीं ह्यूमंस में इस चीज़ को देखा गया था, राइट। सो इसको याद रखिएगा। और अगर हम बात करें वन ऑफ द बिगेस्ट आउटब्रेक्स ऑफ मंकी पॉक्स, तो वो 2017 में देखा गया था नाइजीरिया में, राइट। सो इट इज़ बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ एन एंडेमिक डिजीज़। एंडेमिक इसीलिए क्योंकि ये अफ्रीका में ही कहीं ना कहीं होती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, बाकी देशों में भी है, लेकिन अफ्रीका इज़ लाइक एन एपी सेंटर, स्पेशली योर वेस्टर्न अफ्रीका जो है, इट इज़ लाइक एन एपी सेंटर जहाँ पे ये जो केसेस है वो देखे गए हैं, साउथ वेस्टर्न पार्ट। ठीक है जी, चलो लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज गराहा, सारंगी, रबाब आर प्रोमिनेंटली प्लेड इन व्हाट। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है? इज इट कुद, रौफ, चक्री और बखाल? सो इट इज कुद, सॉरी इट इज चक्री। ठीक है, सो ये जो तीनों चीजें हैं दैट इज प्लेड इन चक्री, राइट। मतलब स्टैटिक का पॉइंट है, नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस, राइट। ओके, Nas of Baninala are tributaries of which Marusdar River, Rembia River, or is it Tavi River? So the answer is, याद रखना, it is Uj River. और important क्यों है? Because Uj River has been a lot in news. ठीक है, Uj Canal has been in news, फिर Ravi has been in news, तो इसलिए। और Uj River तो आपको पता ही होगा, it is a tributary of Ravi. So Ravi की tributary is Uj and Uj की tributary is Baninala. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज मुगल गार्डन जरोखा बाग, जो बनाया गया था नूर जहान के द्वारा, राइट। ओवरलुक्स विच लेक? इज इट अंचार लेक, इज इट मनसबल लेक, इज इट नगीन लेक, और इज इट गंगाबल लेक? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज योर मनसबल लेक। सो मानसबल लेक जो है, वहाँ से जो है आपका दिखता है फ्रॉम द जरोखा बाग विच इज़ अ मुगल गार्डन, और जो नूर जहान के द्वारा जो है वो बनाया गया था, right? Okay. 23. Which range protects Kashmir from the Siberian winds or the central winds? Is it Pir Panjal, Greater Himalayas, Ladakh, or the Shivaliks? ठीक है, तो याद रखना, इट इज़ द ग्रेटर हिमालयाज, राइट। जो पीर पंजाल है, देखो पीर पंजाल ऐसे या पीर पंजाल ऐसे, वन एंड द सेम थिंग। देखो पीर पंजाल जो है ना, दे आर द मिडल हिमालयाज, known as Pir Panjal in Jammu and Kashmir, Dholadhar in your Himachal Pradesh, right? So अलग अलग इसको नाम से बुलाया जाता है। तो अगर देखो, आपने सुना होगा कि अगर हिमालयाज नहीं होते तो साइबेरिया से जो हार्श कोल्ड विंड्स आ रही हैं, दे वुड हैव कम टू इंडिया मेनलैंड ऑल्सो। मेनलैंड मतलब थोड़ा और नीचे की तरफ आते, वो रुक नहीं जाते, मेनलैंड तक पहुंच जाते, एंड इंडिया वुड हैव बीन फ्रोजन देन, राइट। नहीं मतलब फ्रोजन तो नहीं होता, दैट्स अ रॉन्ग यूजेज ऑफ वर्ड, बट इंडिया में भी जो अपर बाढ़ है वहाँ पर भी जो है मैसिवली जो है ठंड हो जाती, जैसे साइबेरिया वगैरह रीजन्स में होती है। तो वैसे ही ठंड यहाँ पे इसीलिए नहीं है क्योंकि वहाँ की जो हार्श कोल्ड विंड्स है ना, कोल्ड विंड्स याद रखिएगा, उससे हमको ग्रेटर हिमालयन रेंज जो है वो प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट, रेड चिलीज, मूंग बीन, पिजन पीज आर विच टाइप ऑफ क्रॉप्स? इज इट राबी, जैद, खारिफ और मिलेट्स? सो द आंसर इज खारिफ क्रॉप, राइट। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, राबी क्रॉप्स क्या होती हैं? विंटर की, समर, दे आर विंटर क्रॉप्स, राइट। खारिफ समर एंड जैद इंटरमीडिएट, राइट। और मिलेट्स तो हमको पता ही है, जिसको आजकल हम श्री अन्न कहते हैं, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 इंपॉर्टेंट है। नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स
नेशनल इंडिया 2018, राइट? सो इसको याद रखिएगा. फाइन. सो थैंक यू सो मच गाइस, इट वॉज अ लवली सेशन, बहुत मज़ा आया. और मुझे आंसर्स चाहिए जो मैंने आपको पूछे हैं, तभी एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ जो है हम पढ़ाई करेंगे और आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा. ठीक है? सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.